हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहली वीडियो में दोस्तों हम लोग 1 से 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और ये प्रश्न जो है कि मात्रक से रिलेटेड, मापक से और दोस्तों मापक यंत्र से रिलेटेड प्रश्न इसमें थे। तो ये दूसरी वीडियो है। अगर पहली वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीपीएससी 3.0 यानी बीपीएससी का टीआरई 3.0 से एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में आपको पहली वीडियो मिल जाएगी, उससे जाकर के आप देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो में दोस्तों हम लोग 21 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ से आप प्रीवियस ईयर में उठा के देखेंगे, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं और बीपीएससी जो तमाम प्रकार के एग्जाम कराती है यही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों बीपीएससी में ही नहीं, लोको पायलट और उधर जो है कि एग्जामों में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप वीडियोज़ को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश नहीं है अर्थात इसमें से जो राशि होगी वो अदिश होगी। कह रहा है विस्थापन, वेग, बल या आयतन। अगर विस्थापन की बात करें दोस्तों तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, दो बिंदुओं के बीच की एकदम न्यूनतम दूरी, क्या न्यूनतम दूरी होती है। और ये दोस्तों ये एक दिशा में होती है, तो अर्थात यह सदिश राशि है। क्या सदिश राशि है। उसके बाद अगर वेग की बात करें दोस्तों तो वेग भी आपका क्या है, सदिश राशि है। बल है दोस्तों, बल भी एक दिशा में लगता है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, अर्थात बल भी आपका क्या है, सदिश राशि है। अगर बात करें दोस्तों आयतन की तो आयतन आपका अदिश राशि होती है। तो इस कथन के अनुसार कह रहा है कि सदिश नहीं है अर्थात अदिश राशि होगी, तो आपका डी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आयतन जो होता है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए इधर जो है कुछ अदिश राशियां हैं, जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय, दूरी, गति, प्रभाव, आयतन, ऊर्जा, शक्ति और घनत्व। ठीक है, ये सारे आपके दोस्तों क्या है, अदिश राशियां हैं। कुछ सदिश राशियां भी होती हैं दोस्तों, जैसे संवेग, उसके बाद दोस्तों बल, उसके बाद दोस्तों वेग, उसके बाद दोस्तों त्वरण, उसके बाद कोणीय वेग, कोणीय वेग, उसके बाद दोस्तों आपका बल आघूर्ण भी दो होता है दोस्तों, एक दिशा में होता है, तो बल आघूर्ण भी आपका सदिश राशि होता है, बल आघूर्ण। तो इस तरह की बहुत सारे जो है कि सदिश राशियां होती हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे। ये सारे सदिश और अदिश के बारे में था। अब इधर देखते हैं दोस्तों, कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर होता है, कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर है। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर में। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। अगर दोस्तों आंसर में देखेंगे तो इधर कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे mm में दिया हुआ है, सभी में mm में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, मिलीमीटर। तो 10⁻⁻6 मीटर में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10⁻⁻6 गुणे 1000, सॉरी यहाँ पे 1000 कर लीजिए, 1000। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 10⁻⁻6 यहाँ गुणे 10⁻+3 इक्वल टू 10⁻⁻3, अर्थात दोस्तों 1/1000 यहाँ पे आंसर आपका आने वाला। तो देखेंगे कहाँ है, 1/1000 mm में, तो 1/1000 mm दोस्तों यहाँ पे सी वाला आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तब आगे चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों 1 पिकोग्राम बराबर कितने होते हैं। अभी दोस्तों हम लोग माइक्रो पढ़े हैं, तो माइक्रो का होता है 10⁻⁻6। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको बताना है पिकोग्राम कितना होता है।
अगर देखेंगे दोस्तों 10 पे घाते 6 तो इससे दोस्तों माइक्रोग्राम कह सकते हैं, माइक्रोग्राम। 10 पे अगर 6 है तो 10 पे घाते 6 को माइक्रोग्राम कह सकते हैं। अगर ये है 10 पे घाते -9 तो इससे दोस्तों हम लोग नैनोग्राम कहेंगे, नैनोग्राम। उसके बाद ये है 10 पे घाते -15 तो 15 को दोस्तों हम लोग फेम्टो पढ़ते हैं तो ये फेम्टोग्राम हो जाएगा, फेम्टोग्राम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको आंसर कौन सा मिला, आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 10 पे घाते -12 को कहते हैं पिकोग्राम, पिकोग्राम। ठीक है, तो 1 पिकोग्राम बराबर 10 पे घाते -12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसमें कुछ और यूनिट है जो इसमें आपसे पूछा जाता है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट को क्या कहा जाता है। ठीक है, नीचे से चलेंगे। अगर 10 पे घाते अगर +1 में हो दोस्तों तो इसको डेका पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 पे घाते 2 हो इसे हम लोग हेक्टो पढ़ते हैं। अगर 10 पे घाते 3 हो तो इसको हमको किलो पढ़ते हैं। 10 पे घाते 6 हो दोस्तों इसको मेगा पढ़ते हैं। 10 पे घाते 9 को जीगा पढ़ते हैं। 10 पे घाते 12 को टेरा, 10 पे घाते 15 को पेटा पढ़ते हैं। उसके बाद 10 पे घाते 18 को दोस्तों एक्सा पढ़ते हैं। 10 पे घाते 21 को जेट्टा पढ़ते हैं और 10 पे घाते 24 को योट्टा पढ़ते हैं। अगर इस तरफ दोस्तों क्या हो, इस 10 के आगे ये सब 0, 1 के आगे 0 लगे हो तब जो है कि इस तरह का इस नामों को नामकरण करते हैं। अगर वही दोस्तों घात जो है कि माइनस में हो तब क्या करेंगे, अगर 10 पे घाते -1 हो दोस्तों तो इसको डेसी पढ़ेंगे। अगर 10 पे घाते दोस्तों -2 हो तो उसको सेंटी पढ़ेंगे। 10 पे घाते -3 हो तो उसको मिली। 10 पे घाते 6 हो तो उसको माइक्रो पढ़ते हैं। 10 पे घाते 9 को नैनो पढ़ते हैं और 10 पे घाते -12 को पीको पढ़ते हैं, जैसा कि पीछे आपने देखा था। उसके बाद 10 पे घाते 15 को दोस्तों फेम्टो पढ़ते हैं और 10 पे घाते -18 को एटो पढ़ते हैं। उसके बाद 10 पे घाते -21 को जेप्टो और 10 पे घाते -24 को योक्टो पढ़ते हैं। तो ये सारे यूनिट हैं दोस्तों, फैक्टर हैं। इन फैक्टरों को हम लोग को याद करना पड़ेगा कि किसको कितना बोलते हैं। ज़्यादातर दोस्तों किसको पूछता है, यहाँ तक ज़्यादा पूछता है, फेम्टो तक, फिर नैनो, माइक्रो, ये सब ज़्यादा उपयोग होते हैं हर जगह यूनिट कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑडियो मीटर से क्या मापा जाता है। अगर शब्द से ही अगर इसको समझा जाए, आइडियो, आइडियो में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आइडियो में हम लोग गाना बजाते हैं। ठीक है, आइडियो में जब गाना बजाते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब, हृदय की गति, ध्वनि की तीव्रता। अगर बात करें दोस्तों वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, बैरोमीटर का। अगर हृदय की गति या धड़कन की बात करें दोस्तों तो ये किससे नापते हैं, स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से। उसके बाद अगर ध्वनि की तीव्रता की बात करें दोस्तों तो आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर इसका यहाँ पे आपका सही होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एंगस्ट्रांग इकाई है। एंगस्ट्रांग किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, आवृत्ति की इकाई है, वेग की इकाई है या तरंग दैर्ध्य की इकाई है। हम लोग जानते हैं दोस्तों एक एंगस्ट्रांग बराबर 10 पे घाते -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रांग बराबर 10 पे घाते -10 मीटर होता है, अर्थात ये इस किसकी दूरी है, तो सॉरी ये किसका मात्रक है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का। तरंग दैर्ध्य को हम लोग एंगस्ट्रांग में नापते हैं और एंगस्ट्रांग बराबर 10 पे घाते -10 मीटर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। फर्मी को पूछ रहा है दोस्तों, फर्मी किसका मात्रक होता है। तो अगर द्रव्यमान को देखें दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर होता है। वेग का मात्रक दोस्तों मीटर प्रति क्या सेकेंड होता है। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है, समय को अगर देखें दोस्तों तो समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। अब देखेंगे इसमें तो कहीं फर्मी दिखाई नहीं, लेकिन ये जो फर्मी होती है दोस्तों ये किसकी, लंबाई की भी इकाई होती है, अर्थात फर्मी में लंबाई को भी मापा जाता है। ठीक है, तो फर्मी में क्या नापते हैं, लंबाई को नापते हैं। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा।
अब देखते हैं। अब कह रहा है समुद्री दूरी को मापने के लिए, ठीक है, एक समुद्र की दूरी नापने के लिए, यानी समुद्र में जो दूरियां नापी जाती हैं वो किस तरह नापी जाती हैं, तो वो दोस्तों हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं या कड़ियों में नापते हैं। तो देखिए जो समुद्र की दूरी होती है दोस्तों, ये नॉटिकल मील में नापी जाती है, ठीक है, नॉटिकल मील में नापी जाती है। और डेसिबल से हम लोग जानते हैं ध्वनि मापी जाती है, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे, डेसिबल से, ये डीबी में नापी जाती है, ठीक है, इसको डीबी सिंबल से लिखते हैं। बाकी नॉटिकल मील में हम लोग समुद्री मील की दूरियों को नापा जाता है, ठीक है, समुद्र की दूरियों को नॉटिकल मील में नापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों, इसको ज़्यादा प्रश्न इससे प्रीवियस ईयर में ही बना था, जब पहला TRE 1 हुआ था तो उसमें बना था कि मीटर को हम लोग जो परिपथ होता है उसमें किस तरह जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से देखेंगे मीटर के बारे में दिया है, मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, मीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, इसे A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो जो मीटर होता है, देखिए इसको याद करने का ट्रिक मैं बताता हूं। पूछा जाता है A मीटर को किस तरह जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को किस तरह जोड़ा जाता है। तो अगर मीटर की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि दोस्तों अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो अगर मान लो प्रतिरोध को ही ले लीजिए, तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 करके जोड़ते हैं, ठीक है। अगर समांतर क्रम में जोड़ना होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 करके जोड़ते हैं, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। उसी प्रकार इस शब्द से हम लोग पकड़ेंगे कि किसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, किसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। अगर हम लोग देखें दोस्तों तो A और A इस तरह, और इनको सीध में इस तरह जोड़ देंगे तो A बन जाता है, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है किसको, मीटर को। अगर इसको भी की बात करें दोस्तों, तो भी जो है कि इस तरह उल्टा हो गया है, अर्थात यहाँ R को उल्टा हो गया, अर्थात वोल्ट मीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस तरह मैंने जो है कि याद करने के लिए ट्रिक जो है कि अपनाया है, जो कि कभी गलती नहीं होगा। अगर A को देखेंगे तो A इस तरह जुड़ा है, अर्थात ये दोनों सामने सामने जुड़े हैं, अर्थात श्रेणी क्रम में। बाकी सब एक जो भी बचेगा वोल्ट मीटर, उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कुछ परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अर्थात ये वाला तो यहाँ पे सही है। में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, मीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, भी बात सही है। और जो मीटर होता है दोस्तों, उसको हम लोग A से दर्शाते हैं, इस तरह का गोल सा होता है, और इसमें जो है कि A लिखा होता है, तो वो होता है इस तरह तीर लगी होती है, ठीक है। और इस तरह अगर एक संरचना हो और इसमें भी लिखा होता है और इसमें दिखाने बने होते हैं, तो वो आपका वोल्ट मीटर कहलाता है और ये आपका मीटर कहलाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ये इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो इसको समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं। और कह रहा है मीटर के बारे में, अर्थात एक से अधिक प्रश्न इसमें सही है, तो एक से अधिक है, अर्थात उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही सुंदर प्रश्न था, ठीक है। अब चलते हैं 29 नंबर वाले प्रश्न पे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, और बस एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, बस एक बार लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो दोस्तों रैंक करता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का और अच्छे से मेहनत करने का मन करता है। चलिए, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं ऑटोमोबाइल, इसमें जब दूरी को नापी जाती है कि कितना दूरी चली है हमारी गाड़ी, उसको किससे नापते हैं, स्पीडोमीटर से नापते हैं, या ओडोमीटर से नापते हैं, या टैकोमीटर से नापते हैं, या पेडोमीटर से नापते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो गाड़ी चलती है तो उसका स्पीड बताता है, और ये भी बताता है कि कितनी गाड़ी आपकी कितने किलोमीटर दूर चली हुई है। तो इन दोनों में से आपको बताना है किससे हम लोग क्या नापेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों स्पीडोमीटर की, तो ये गाड़ी की स्पीड बताता है, गाड़ी की स्पीड। गाड़ी की अगर स्पीड की बात करें तो दोस्तों स्पीडोमीटर से जाहिर सी बात है स्पीड लिखा हुआ है, अर्थात स्पीड बताता है। ये टैकोमीटर जो है दोस्तों, इससे हम लोग कोणीय वेग नापते हैं, कोणीय वेग। और पेडोमीटर जो है, पेडो मतलब पैदल,
जो हम लोग दोस्तों वॉकिंग करते हैं, फुट स्टेप को, जो एक प्रकार का सेंसर इसमें लगा होता है, ये फुट स्टेप को यानी पैदल चलने को गिनता है। पैदल चली गई दूरी को, पैदल चली गई दूरी को काउंट करता है, अर्थात फुट स्टेप को काउंट करता है। ठीक है, इसीलिए जो हम दोस्तों इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर सकते हैं, अपने घड़ी में करते हैं। जो नई घड़ी आ रही है इसमें कि एंड्रॉयड वगैरह या जो डिजिटल घड़ी आ रही है उसमें ये पेडोमीटर आपका लगा होता है, इसीलिए आप लोग दौड़ते हैं तब ये स्टेप को काउंट करके आपको बताता है। ठीक है, अगर बात करें इसमें आंसर के लिए दोस्तों, तो इसमें आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ओडोमीटर। ओडोमीटर से दोस्तों यहाँ दूरी नापी जाती है। ठीक है, गाड़ी में दूरी नापी जाती है किससे, ओडोमीटर से। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वाहन की गति जानने में मदद करता है। अभी पीछे हमने अभी बताया कि स्पीडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, गाड़ियों में स्पीड जानते हैं, तो ये आपका स्पीडोमीटर आ गया। बाकी सब इन सभी के बारे में डिस्कस अभी हमने करा है। तो अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं टैकोमीटर वो उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो अभी दोस्तों हम लोग पीछे वाले प्रश्न में पढ़े हैं कि टैकोमीटर जो होता है इससे हम लोग कोणीय वेग मापते हैं, कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग मापते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ टैकोमीटर वो उपकरण है जिससे मापा जाता है कोणीय वेग। तो यहाँ पे दोस्तों दिया तापक्रम, यहाँ पे दिया प्रवाह, यहाँ पे दिया दाब, और यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, चाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर टैकोमीटर की बात करें तो कोणीय वेग माप रहा है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि टैकोमीटर से हम लोग कोणीय वेग मापते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा। देखिए दोस्तों, किलोवाट जो घंटा होती है वो ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई होती है, और इसे ही दोस्तों हम लोग यूनिट भी कहते हैं। किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग घर में जो बिजली खपत होता है, घर में बिजली की खपत को क्या करते हैं, इसमें हम लोग काउंट करते हैं, और इसी यूनिट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बिल को जमा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर दोस्तों आप लोग प्रतिरोधकता में और आर में संबंध हम लोग जानते हैं, तो आर बराबर होता है रो एल बाई ए। आर जो है यहाँ पे प्रतिरोध को दर्शाता है, और यल जो है कि लंबाई को और एरिया को दर्शाता है, ए तार की। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम लोग ये जो है रो जो होता है यही प्रतिरोधकता होता है, तो अगर इस प्रतिरोधकता की अगर हम लोग यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगा, अगर रो को इधर ही रहने दे तो रो बराबर हो जाएगा दोस्तों आर ए बाई एल। अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इसको हम लोग नापते हैं ओम में, तो यहाँ हो जाएगा ओम, और यहाँ जिसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान लंबाई को भी हम लोग नापते हैं मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर दोस्तों आपका खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कट पीट के क्या आएगा आपका ओम और मीटर। ओम मीटर यहाँ पे दोस्तों प्रतिरोधकता की क्या होती है, इकाई होती है, जैसा कि यहाँ पे हमने सिद्ध करके भी दिखा दिया, और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अगर जूल बात करें दोस्तों तो ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का। ठीक है, एम्पियर जो है दोस्तों विद्युत धारा का, और देखिए दोस्तों ऊर्जा का और कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। अगर ओम बात करें दोस्तों तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। और ओम मीटर किसका होता है, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, अर्थात आंसर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युग्म का मात्रक समान नहीं है। यानी जितने सारे प्रश्न होंगे उसमें सभी का मात्रक समान होगा, कोई एक ऐसा इसमें होगा जिसका मात्रक समान नहीं होगा, उसी को आपको बताना है। तो कह रहा है चाल और वेग। अगर चाल की बात करें दोस्तों तो चाल को हम लोग नापते हैं मीटर प्रति सेकंड में, और वेग को भी हम लोग मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। अगर कार्य की बात करें और ऊर्जा की बात करें तो कार्य को हम लोग अभी
याद किए हैं कि जूल में नापते हैं, और ऊर्जा को भी हम लोग किस में नापते हैं, जूल में ही मापते हैं। अगर दूरी को देखें दोस्तों तो हम लोग इसको मीटर में नापते हैं, और विस्थापन को भी हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में ही नापते हैं। अगर बल की बात करें दोस्तों तो बल को हम लोग किस में नापते हैं, न्यूटन में, और दाब को हम लोग किस में नापते हैं, पास्कल में। या न्यूटन को दोस्तों हम लोग और कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दाब की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकेंड पे -2। ठीक है, ये जो होता है आपका किसका, दाब का। तो देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों की यूनिट क्या है, अलग अलग है, दोनों की यूनिट समान नहीं है, अर्थात इसमें जो है कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। बल और दाब की यूनिट क्या होती है, समान नहीं होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ जो है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे देखें दोस्तों तो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता नापते हैं, दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगर बैरोमीटर से बात करें तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब नापते हैं। थर्मोमीटर से देखते तो हम लोग तापमान मापते हैं, जैसे बुखार वगैरह आ जाता है तो इसी से मापा जाता है। मल्टीमीटर से दोस्तों हम लोग धारा माप सकते हैं, फिर प्रतिरोध माप सकते हैं, उसके बाद इससे हम लोग विभवांतर भी माप सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर जो होता है एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जो कई भौतिक राशियों को माप सकता है, इसीलिए इसको मल्टीमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर से आपका वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, अर्थात बी वाला आंसर आपका यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए दोस्तों 36 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर रडार की बात करें दोस्तों तो रडार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेडियो डिटेक्शन एवं रेंजिंग। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, एक प्रकार का ये उपकरण होता है जो कि रेडियो तरंग छोड़ता है, और यह करता क्या है, यह गतिशील वस्तुओं का या वस्तुओं की स्थिति पता कर लेता है, स्थिति, दूरी और उसकी स्पीड भी पता कर लेगा। ठीक है, तो ये वायुयान वगैरह या चलती हुई गाड़ियों को दोस्तों डिटेक्ट करने के लिए, या ऊपर हवाई में उड़ने वाले वस्तुओं का दोस्तों ये क्या करता है, ये कैप्चर करता है उसकी स्थिति, दूरी और स्पीड। ठीक है, और उसके बाद ये सोनार जो होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, चाहिए और रेंजिंग। ठीक है, और ये दोस्तों क्या करता है, एक प्रकार की साउंड छोड़ता है पानी में। अगर पानी में कोई वस्तु डूबी हुई है तो एक प्रकार का साउंड छोड़ता है, और नीचे जाकर के साउंड जब टकरा करके आती है तो ये एक रिसीवर होता है। ठीक है, और रिसीवर से वो रिसीव हो जाती है ध्वनि, कितने सेकंड में कितने टाइम में जो है कि हमारे पास लौटी है, तो उस हिसाब से वो वस्तु की दूरी का पता लगा लेता है। अर्थात समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का ही इस्तेमाल किया जाता है। और फायदोमीटर जो होता है दोस्तों ये समुद्र की गहराई मापता है। क्या नापता है, समुद्र की गहराई, ये समुद्र की गहराई मापता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सोनार। डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। ठीक है, मूल भौतिक राशि है दोस्तों, अर्थात मूल मात्रक हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं। और मूल राशियां भी कितनी होती हैं, मूल राशियां दोस्तों कितनी होती हैं, 7 होती हैं।
और इन्हें हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, चाहे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 7 होती हैं और 7 का अभी हम लोग देखेंगे। तो बल जो होता है दोस्तों ये मूल राशियों पे निर्भर होता है, अर्थात यह क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होती है, व्युत्पन्न राशि। बल जो होता है व्युत्पन्न राशि होती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। वेग भी दोस्तों व्युत्पन्न राशि है। विद्युत धारा भी दोस्तों अगर बात करें तो ये अभी हम लोगों का फंडामेंटल यूनिट है। ये क्या है, मूल राशि है, मूल राशि। ये 7 राशियों में से एक है विद्युत राशि, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। कार्य भी दोस्तों आपका क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होती है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से यानी मूल राशियों की सहायता से इसको व्यक्त किया जाता है, अर्थात ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और आपका विद्युत धारा क्या होता है, मूल राशि होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके बीच में दोस्तों फंडामेंटल यूनिट दी गई है और फंडामेंटल क्वांटिटी भी दी गई है। यहाँ देखेंगे दोस्तों ये जो नाम है ये आपके राशियां हैं। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का सिंबल जो होता है दोस्तों इसको स्मॉल m से लिखते हैं और इसको मापते किस में, किलोग्राम में, और किलोग्राम का जो सिंबल होता है दोस्तों वो केजी होता है। उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे दोस्तों एक और राशि होती है जिसका नाम है लंबाई, और लंबाई को हम लोग स्मॉल l से लिखते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है और मीटर को m से लिखते हैं। अगर टाइम की बात करें दोस्तों तो टाइम को हम लोग समय कहते हैं और समय को कहीं कहीं t से लिखा जाता है, और इसमें देखेंगे दोस्तों इसका मात्रक सेकंड होता है और इसमें सिंबल इसका s से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद करंट है दोस्तों, इसका सिंबल I और इसे मापा जाता है एम्पियर से, और राशियों के रूप में इसे A से प्रदर्शित करते हैं, राशियों के सिंबल में A से प्रदर्शित करते हैं। यह है दोस्तों टेम्परेचर अर्थात तापमान। तापमान को दोस्तों इसका सिंबल पहला लेटर टी होता है, इसे केल्विन में नापते हैं, और फंडामेंटल यूनिट में इसका सिंबल हो जाता है K। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अर्थात पदार्थ की मात्रा, इसको दोस्तों हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं और इसे नापते मोल से हैं, और फंडामेंटल यूनिट में इसे MOL लिखते हैं। उसी प्रकार ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, इसको IV से लिखते हैं, इसको कैंडिला में नापते हैं और इसे CD से प्रदर्शित करते हैं SI यूनिट में, या आप कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट में। ठीक है, तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये 7 फंडामेंटल हमारी यूनिट है, और इधर हमारे सिंबल्स हैं। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं जैसा कि पिछला वाला प्रश्न पूछा गया था। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न से समय का मात्रक नहीं है, यानी इसमें 3 ऐसे होंगे जो जिससे हम लोग समय नापते होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जिससे समय नहीं नापते हैं। तो चलिए देखते हैं। अधिवर्ष जो होता है दोस्तों ये समय मापता है, चंद्रमा में भी हम लोग समय को माप सकते हैं, और समय को मापने का जो SI यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। लेकिन अगर दोस्तों बात करें प्रकाश वर्ष की, तो यह जो होता है दोस्तों किसका मात्रक होता है, यह दूरी का मात्रक होता है, अर्थात यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है दोस्तों अमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, तो ओम मीटर का संबंध क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जो अमीटर है और अमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं, अर्थात ओम मीटर से क्या नापेंगे, तो इससे प्रतिरोध नापते हैं। क्या नापते हैं, प्रतिरोध मापा जाता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आज का जो है कि ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग का खत्म होता हुआ। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो देखते हैं। ज्योति तीव्रता को दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, इसको नापने के लिए हम लोग कैंडिला से नापते हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य जो है दोस्तों ये एक प्रकार की लंबाई होती है और इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में भी नापते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योति फ्लक्स जो है दोस्तों इसे ही हम लोग ल्यूमेन में नापते हैं। ठीक है, इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, और प्रकाश वर्ष का जो है दोस्तों यह किसका मात्रक होता है, यह दूरी का मात्रक होता है, अर्थात आंसर आपका प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, ल्यूमेन को हम लोग ज्योति फ्लक्स में नापते हैं, या सॉरी ज्योति फ्लक्स को हम लोग ल्यूमेन में नापते हैं, अर्थात दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा,
सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये साइंस का सेकेंड वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।